हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक जायसवाल और मैं फैल्कन क्लासेस इंडिया की तरफ से लेके आया हूं आपके सामने क्विक रिवीजन फॉर क्लास टेंथ के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं आने वाले कुछ लेक्चरों में। तो मैं आज आपके सामने आया हूं क्विक रिवीजन प्रोग्राम का पहला लेक्चर लेके। दैट इज देखते हैं कौन सा चैप्टर है ये। यस, हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं यहां पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होगा कि फिजिक्स में जो हमारा सेक्शन है क्लास 10th में, उसका जो सबसे ज्यादा वेटेज या सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर आता है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है हमारा, उसी को हम लोग बहुत डिटेल में नहीं कहें तो बहुत क्रिस्प में और सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, आपको डिलीवर करेंगे। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, सिंस योर बोर्ड एग्जाम्स, आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक लेक्चर में, दो लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर जिसका रिवीजन हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, देख लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट्स हैं, कौन कौन से कंटेंट्स आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बोलेंगे बेसिक चीज है कि चार्ज। क्यों हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे? क्योंकि चार्ज की वजह से ही करंट आता है। ड्यू टू चार्ज वी गेट इलेक्ट्रिसिटी और वी गेट करंट। तो दूसरा हमारा जो कंटेंट रहेगा इस चार्ज की प्रॉपर्टीज, वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस, देन वी विल डिस्कस दी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स रेजिस्टेंस में हम लोग जाएंगे। उसके बाद देखेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी और उसके कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स होते हैं बल्ब को, वोल्टेज को, एमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी विल सी दैट इन दिस सेक्शन। After that, we will have the combination of resistance and heating effects of current electricity. और हमारा जो लास्ट टॉपिक और लास्ट सेक्शन रहेगा इस रिवीजन प्रोग्राम का, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट विल बी इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ तो सबसे पहला जैसे कंटेंट में था, सबसे पहला टॉपिक हमारा आ चुका है, दैट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो व्हाट इज चार्ज? कोई आपसे कहेगा कि चार्ज क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि चार्ज एक पहले से एक प्रॉपर्टी होता है एक बॉडी के अंदर, एक बॉडी के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक आप कह सकते हो पार्टिकल के अंदर ऑफ मैटर। किसकी प्रॉपर्टी? इनहेरेंट प्रॉपर्टी मैटर की, दैट फील्स फोर्स। ऐसा प्रॉपर्टी है चार्ज जो फील करता है। कौन सा फील, क्या फील करता है? फोर्स को फील करता है। कौन सा फील फोर्स करता है, कौन सा फोर्स फील करता है? दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की, जो फील करता है, क्या फील करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या कम होगा। तो या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेस पे होगा। तो इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है। क्यों इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी मैटर से हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं करते हैं। किसका ट्रांसफर करते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या तो इलेक्ट्रॉन कम होगा, और उससे डिसाइड होता है आपका अट्रैक्शन एंड रिपल्सन प्रॉपर्टी, और वहीं से हमें बॉडी पता चलती है कि बॉडी कौन सा चार्ज है। तो बेसिकली कितने टाइप के चार्ज होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। कितने टाइप के चार्जेस? दो। बहुत बचपन से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, COULOMB, कूलम। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल C से, और एक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर आपको नहीं मालूम है तो लिखिए, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिससे
जिससे फील होता है, क्या फील होता है, क्या फील होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से, बहुत थोड़ा सा डीप में बताता हूं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वो बॉडी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। एंड इफ इलेक्ट्रॉन की जो मैंने बोला ना एक्सेस में और एक्सेस में या डेफिशिएंसी, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए प्रोटॉन से तो बॉडी हो जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के कमी पे या फिर उसके एक्सेस पे डिसाइड होता है कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। ओ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम डिस्कस करेंगे। अब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज। बहुत छोटे छोटे 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लेते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी बताइए। ठीक है, आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो बता दीजिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। चलिए देख लेते हैं व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज। तो द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड या फिर कांस्टेंट यहां पे लिखा है, मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट। या तो कांस्टेंट है या फिर कंजर्व, एक ही बात है। कंजर्व मतलब कि मान लीजिए मेरे पास 10 कूलाम चार्ज है, तो मैं चार्ज को ना तो खा सकता हूं ना तो किसी को मतलब खा सकता हूं या फिर नया चार्ज बना सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, चार्ज जो है मेरे पास वो बस ट्रांसफर किया जा सकता है इधर से उधर। तो हमेशा चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कंजर्व्ड होता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट वन, लाइक चार्जेस रिपेल। लाइक, कुछ बच्चों को नहीं मालूम लाइक का मतलब क्या होता है। लाइक मतलब होता है एक तरह के मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया दे आर लाइक चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव हो गया दे आर लाइक चार्जेस। तो यहां पे लिखा हुआ है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जितने भी लाइक चार्जेस होंगे दे विल रिपेल ईच अदर। ओके, आगे चलते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यस यस यस, इसका उल्टा कर देते हैं। इसका उल्टा कैसे करेंगे, देखिए इसका उल्टा ऐसे कर देते हैं। पॉजिटिव के साथ लगा दिया नेगेटिव, नेगेटिव के साथ लगा दिया पॉजिटिव। तो यहां से हमें मालूम चल गया क्या, अपोजिट चार्जेस। कैसा चार्जेस, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अपोजिट चार्जेस या फिर आप कहेंगे अनलाइक। यस, अच्छा वर्ड है अनलाइक। अनलाइक चार्जेस attract each other. Okay, next one is saying that charges are additive in nature. additive मतलब add, additive मतलब add, charges को हम लोग add कर सकते हैं। we can add charges, charges को हम आसानी से add कर सकते हैं। add करने का मतलब क्या है, देख लीजिए, देख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 कूलाम का चार्ज है और एक बॉडी के पास एक जगह हमारे पास -4 कूलाम चार्ज है। तो इन दोनों चार्जेस को हम लोग इजीली ऐड कर सकते हैं और ऐड करते समय ध्यान रखेंगे पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो +2 -4 इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज जो बॉडी पे हो जाएगा वो हो जाएगा -2 का कूलाम। तो चार्ज कैन बी इजीली सब्ट्रैक्टेड, दैट्स व्हाई इट इज रिटन दैट चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। रिप्रेजेंटेड बाय, ओ कुछ नहीं है, हम लोग चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज या तो कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से। ओके, Q इज इक्वल टू NE। ये एक छोटा सा बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो चार्ज होता है वो हमेशा किसके फॉर्म में होता है, Ne के फॉर्म में होता है। Ne, जरा इसको मैं देख लेता हूं क्या है ये Ne। एक स्लाइड लेता हूं समझाने के लिए आपको। हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, जो पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला आया, Q इज इक्वल टू N इंटू E, कि जो चार्ज है वो डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा था, मैंने बताया था ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा Q क्या है, दिस इज चार्ज। ये क्या है हमारा चार्ज। E जो है हमारा दैट इज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। किसका चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है, ओके लेट मी राइट इट, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। और देखते हैं जरा, यहां पे जो n है, दैट n इज अ नंबर, और ये जो नंबर है, दिस नंबर इज ऑलवेज इंटीजर। ये नंबर कैसा होता है, इंटीजर। इंटीजर मतलब
कि ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रहेगी, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये n जो है दिस कैन नॉट बी, ना तो ये फ्रैक्शन कभी भी नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी क्वांटिटी अभी आपके लिए है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन कभी भी 2.5, 3.5, 5.5, समझ गए? पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 22/7 नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होगा, या 5000 होगा, 5010.5 नहीं होगा। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि दिस नंबर n कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। तो कभी कभी एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, यहां से मुझे याद आ गया तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। बहुत एनसीईआरटी अगर बुक खोलेंगे, एक एग्जांपल है ये कि 1 कूलम चार्ज में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, देखते हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज है तो बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। n इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां n बताना है आपको। यस, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 कूलम चार्ज में, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है। एक छोटा सा फॉर्मूला, इसको यूज कैसे करना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, उसको मैंने डिस्कस किया यहां पे। आगे चलते हैं। नाउ अब आते हैं अपना जो मेन कॉन्सेप्ट है चार्ज के बाद करंट का, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओके देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। Now, it is the flow of electric charge. याद रखिएगा डेफिनेशन, it is the rate of flow of electric charge through a conductor। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब चार्ज जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है, किस रेट से मूव कर रहा है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ, यहां नटशेल में एक बात याद रखिए, अगर हम Q से लिखते हैं चार्ज को, और अगर ये चार्ज रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब रुका हुआ चार्ज कोई भी करंट नहीं देगा, मतलब करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर चार्ज रुका हुआ है, कोई करंट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर यही चार्ज मोशन में आ जाए, मतलब मूव कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मोशन में आ गया, तो आपको यहां से करंट मिल जाएगा। यू विल डेफिनेटली गेट सम करंट। तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज किस रफ्तार से मूव कर रहा है वो कहलाता है करंट। और करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग I से, एंड I for you is defined as rate of flow of charge, that is Q by T। I is defined as Q by T। Q क्या है, चार्ज, T क्या है, टाइम। चार्ज बाई टाइम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और यहीं से इसका यूनिट आ जाता है, दैट इज कैपिटल ए। कैपिटल ए मतलब यहां पे लिखा हुआ है एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। तो ऐसा यूनिट, छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। व्हाट इज एम्पियर? एम्पियर इज नथिंग बट इट इज कूलम पर सेकेंड। कूलम, सी फॉर कूलम पर सेकेंड होता है। क्या होता है कूलम पर सेकेंड? एम्पियर होता है। एम्पियर क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है। किसका ऐसा यूनिट होता है? करंट का यूनिट होता है। ओके, आगे चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इधर से इधर जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो का डायरेक्शन लिया जाता है। कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होता है, दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, एमीटर
एमीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं। ओ, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एक डिवाइस से। करंट मेजर करने के लिए एक बहुत अच्छी डिवाइस है और उस डिवाइस का नाम है एमीटर। क्या नाम है उसका? एमीटर। एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को सीरीज और पैरेलल अभी आएगा, इसी में आएगा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है सीरीज और पैरेलल। तो एमीटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। एमीटर का काम क्या होता है? करंट को मेजर करने का काम होता है। अच्छा, अब यहां पे देख लेते हैं, ये छोटा सा, थोड़ा सा और टाइम लूंगा, डोंट वरी। हाँ, थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि यहां पे आपको एक छोटा सा सर्किट डायग्राम, इसी को सर्किट डायग्राम कहते हैं। ये एक बैटरी है, एक सेल है, एक सेल जो आप अपने रिमोट के पीछे लगाते हो, कई जगह यूज करते हैं, दीवार घड़ी में यूज करते हैं। ये देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है नेगेटिव साइड से। देख लीजिए ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से मूव करना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में, जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी द करंट इन दिस, करंट क्या होगा? करंट का डायरेक्शन होगा अपोजिट, करंट का डायरेक्शन होगा ये येलो करंट। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलिए आगे चलते हैं हम। यहां तक करंट इलेक्ट्रिसिटी देखा, करंट में मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्या डायरेक्शन है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं क्या है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पोटेंशियल देखेंगे, मैं कह रहा हूं आपके अंदर बहुत पोटेंशियल, यू हैव अ पोटेंशियल, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब क्या? क्षमता, राइट। लेट्स डू दिस डिस्क्रिप्शन फॉर यू कि यहां पे लिखा हुआ है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज वर्क डन। तो बेसिकली मैं डेफिनेशन बताता हूं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर एक चार्ज पार्टिकल, इफ यू टेक अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी, एक चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी पे लाकर कहीं रखते हैं, एक चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी पे लाकर कहीं रखते हैं, तो जो काम किया जाता है दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पे लिखा होगा वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट, मान लीजिए इंफिनिटी से उठा के यहां तक रखे, जो वर्क डन हमारा हुआ, दैट वर्क डन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन मतलब W बाई Q, वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन की यूनिट। यस, क्लास 9th में पढ़ रखा है वर्क डन, एनर्जी की यूनिट, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, JOULE। चार्ज की यूनिट अभी भी बताया कुलाम, चार्ज की यूनिट कुलाम, दैट इज J/C, जूल पर कुलाम। इसी का नाम होता है वोल्ट। जूल पर कुलाम इज डिफाइंड एज वोल्ट। इसको लिखते हैं कैपिटल V से, जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन बाई चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है इफ द वर्क डन इंफिनिटी से कोई चार्ज पार्टिकल कहीं रख दिए, जो काम किया उस चार्ज पार्टिकल से डिवाइड करिए, आपको मिल जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट जूल पर कूलम, दैट इज वोल्ट। ऐसा यूनिट बता दिया। ये भी यहां भी बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। बताते चल रहा हूं छोटी छोटी बातें जो कभी पूछ सकते एग्जाम में, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। नाउ यहां पे है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए वर्क डन से ही हमने डिफाइन किया, अब देखते हैं। यस, सोचिए क्या हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो इंफिनिटी से चार्ज पार्टिकल यहां लाया, कुछ ना कुछ पोटेंशियल यहां पे आया होगा। लेट अस सपोज ए पॉइंट है ये, ठीक है। अब इंफिनिटी से एक चार्ज पार्टिकल को यहां पे ला दिया, लेट अस सपोज इस पॉइंट का नाम हो गया बी।
तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा, इसका नाम ले लिया वीबी। इंफिनिटी से लाके वर्क डन किया तो डिफाइन होता है पोटेंशियल, यहां भी डिफाइन हुआ पोटेंशियल ए का और यहां भी डिफाइन हुआ पोटेंशियल बी का। और अगर इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल देंगे, डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, ओके, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकाल देंगे तो बन जाएगा हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस VAB। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट का पोटेंशियल निकालिए, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन, वहां पे लाके कोई चार्ज, उस पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जैसे कि यहां पे बता रखा है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R, ये अभी देखेंगे ध्यान से। टू ब्रिंग अ चार्ज पार्टिकल Q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A वी मस्ट डू सम वर्क। यही वर्क डन आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल के फॉर्म में। तो बेसिकली यहां पे ये भी डिफाइन हो सकता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से ना लाए तो वर्क डन बाई इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वर्क डन एक चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन किया जाएगा, दैट वर्क डन इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहीं आपके लिखता है VAB, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, दैट विल बी पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B, दैट विल बी पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओम साहब आ गए। जिन्होंने क्लास 10th पढ़ी होगी तो उनको मालूम है मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, क्या बताने वाला हूं आने वाले 2-3 मिनट में। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे सामने जिनका नाम था ओम, बहुत अच्छा नाम था। उन्होंने लॉ दिया ओम्स लॉ। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपको शॉर्ट 4-5 नंबर दे के जाता है ये चैप्टर, ठीक है। फिजिक्स है, फिजिक्स में 4-5 चैप्टर हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस चैप्टर से। न्यूमेरिकल से डरते हो, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डेफिनेटली। ओके, देखिए क्या कहता है, यहां पे फिगर में बनाऊंगा अभी। इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है हमारे पास और ये कंडक्टर है हमारे पास। इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, मतलब यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट किया और इस पोटेंशियल डिफरेंस को नाम दिया मैंने V से, ठीक है। इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर विच थ्रू विच करंट फ्लो, जहां से करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, डेफिनेशन सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, दैट करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो आपकी बुक में लिखा है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ लेकिन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यार, एनसीईआरटी में थोड़ा डिटेल में नहीं दिया है, वहां पे उल्टा लिखा हुआ, मैं आपको बता दे रहा हूं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। V हमारा क्या है, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है पोटेंशियल, मान लीजिए यहां का पोटेंशियल अज्यूम कर लिया 0, तो यहां से यहां कोई एलिमेंट नहीं है, यहां पे भी पोटेंशियल होगा 0, यहां से यहां कोई एलिमेंट नहीं होगा, यहां पे भी पोटेंशियल होगा 0। बता रहा हूं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, क्लास 12th में है ये डिटेल में। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, तभी तो डिफरेंस निकालोगे तो V माइनस G होता है 0, V माइनस 0 होता है V। तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा V, यहां पे भी पोटेंशियल होगा V, यहां पे पोटेंशियल होगा V। तो देखिए व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर, V माइनस 0 V। तो करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यहीं से आ जाता है I इज इक्वल्स टू V बाई R, I इज इक्वल्स टू V बाई R, जहां पे R जन्म लेता है, एक नया एलिमेंट आपके लिए आ गया जिसका नाम है रेजिस्टेंस। अच्छा जी, ये क्या होता है देखते हैं। तो I इज इक्वल्स टू V बाई R, यहां से V रखोगे, देन V विल बी इक्वल्स टू I इंटू R, जो फॉर्मूला आप याद रखते हैं, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, कुछ समझ में आया। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट, R व्हाट इज दिस R, R इज रेजिस्टेंस, इसको बोलते क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जिसकी एसआई यूनिट होती है ओम, जिसकी एसआई यूनिट होती है ओम। साइंटिस्ट थे
अपने ही नाम पे इन्होंने एसआई यूनिट भी दे दी, अपने ही नाम पे इन्होंने एसआई यूनिट दे दी। अच्छा जी, अच्छा देखते हैं थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अच्छा, तो यहां से जो रेजिस्टेंस आया आर, राइट, V इज इक्वल्स टू आई आर, यहां से अगर मैं R लिखूंगा तो R विल बी द रेशियो ऑफ B बाई I। R विल बी द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट, पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, बता रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट बाई एम्पियर, वोल्ट बाई एम्पियर, वोल्ट बाई एम्पियर, यही होता है आपका ये सिंबल जिसको आप बोलते हैं ओम, इसको बोलते हैं हम लोग ओम। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड ओम इज नथिंग बट 1 volt is 1 ohm is defined as 1 volt by 1 ampere, 1 volt by 1 ampere। आगे चलते हैं, तो यहां पे एक नया टर्म यूज हुआ है रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस, देखते हैं क्या होता है रेजिस्टेंस। लेट्स सी व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ओह यही बात कर रहा था मैं कि देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, वही स्लाइड आ गई। रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस, राइट, कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बता दे रहा हूं। बेसिकली अगर डिफाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, बाधा। रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है, जब करंट फ्लो करता है उसके बीच में बाधा, आप बोलेंगे हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का भी सिंबल नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ आपने सीखा होगा क्लास 10th वाले बच्चे, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर इसको बोलते हैं रेजिस्टर। कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, बता दिया, यस ओम एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस की। इसका सिंबल है ओमेगा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओम से। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड यूजिंग ओम मीटर, ओम मीटर से हम लोग रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन, ये ओम्स लॉ आ गया, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली इट इज द हिंड्रेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिसकी एसआई यूनिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। देखते हैं रेजिस्टेंस क्या करता है। यस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वाई फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं, इसका मतलब ऑन विच फैक्टर्स दिस रेजिस्टेंस डिपेंड। ये जो रेजिस्टेंस है ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किस किस बातों पे, किस किस फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, आइए देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द लेंथ, यहां पे लाल कलर से लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द मटेरियल, लॉन्गर मटेरियल हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जितना ज्यादा लेंथ होता है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हिंड्रेंस होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या होता है, जैसे कि ये वायर है, ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ये एरिया जितना ज्यादा होगा, ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल, लार्जर द एरिया ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा एरिया होगा हिंड्रेंस होगा इलेक्ट्रॉन का, लेकिन ज्यादा होगा ना तो तेजी से करंट फ्लो होगा। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो यहां लिखा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल, लार्जर एरिया ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। द टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यस, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैसे? द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, द हायर टेम्परेचर यूजुअली रिजल्ट इन हायर रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, अरे ये जो आपने कंडक्टर लिया है इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, हिंड्रेंस बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब करंट फ्लो होना धीरे धीरे फ्लो होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट स्लो हो जाएगा। तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ होता है और थोड़ा सा कंडक्टर के लिए। अगर कंडक्टर है, कंडक्टर हो गया मतलब आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जितने भी कंडक्टर हैं उसका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है या फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है।
लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता। सेमीकंडक्टर बता दे रहा हूं, सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा घटेगा, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसके पास। बात ही बात है, इतना डिटेल में नहीं है, कंडक्टर के बारे में बता दिया। कंडक्टर में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा। आगे चलते हैं। द काइंड ऑफ मटेरियल, अच्छा एक और चीज पे डिपेंड करता है लेंथ, एरिया, दो फैक्टर, लेंथ। अच्छा इसको रब करके जरा लिख देते हैं ना, काम आएगा आगे। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जो मैंने बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कंडक्टर में लिखेंगे तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑल्सो, टेम्परेचर ओनली फॉर कंडक्टर्स, बार बार बोल रहा हूं। द काइंड ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल किसका बना है, कैसा मटेरियल है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिलिकॉन है, क्या है वो। तो द काइंड ऑफ मटेरियल, आयरन हैज मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देन ज्योमेट्रिकली सिमिलर कॉपर कंडक्टर, मतलब आयरन की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कॉपर से ज्यादा होता है। मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन इस चैप्टर में दो चीजों पे ज्यादा ध्यान जाएगा हमारा, लेंथ और एरिया पे, लेंथ और एरिया पे। देखते हैं क्या ध्यान जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में, शायद हो, नहीं है। ओके, थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। लेट मी टेक अ स्लाइड फ्रॉम हियर। तो मैंने बताया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड दिस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ओके ओके, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अरे जोड़ दिया ना यार, ये ऊपर था ये नीचे था बस। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसमें आगे चलेंगे तो देखेंगे R इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए लगाया इक्वल टू, यहां पे एक कांस्टेंट आ गया रो एल अपॉन ए। R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, यहां रो आ गया। व्हाट इज दिस रो, ये रो क्या कहां से आ गया सर। हाँ, ये रो जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। R हो गया यहां पे रेजिस्टेंस, L हो गया लेंथ, A हो गया एरिया, और रो क्या हो गया आपका रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये सिर्फ ओनली डिपेंड, इट डिपेंड्स ओनली ऑन, बता दे रहा हूं, इट डिपेंड्स सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल किस चीज का बना हुआ है वो, और दूसरा डिपेंड करता है, दूसरा वही टेम्परेचर, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल। ये देखो रेजिस्टिविटी, ध्यान से सुनो, कान में सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, एक मार्क्स का क्वेश्चन रखा हुआ है, क्वेश्चन आएगा रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन लेंथ, यस और नो, यस और नो, रेजिस्टिविटी नो, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। ये जो एक सेकंड की बातें बोल रहा हूं ना, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी ना एरिया पे, रेजिस्टिविटी ना लेंथ पे ना एरिया पे। आप लोग क्या करते हो ना, रेजिस्टेंस पढ़ के चले जाते हो, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे, रेजिस्टिविटी का रेशो पूछ लेता है और वहां पे आंसर 1:1 आना चाहिए। आप लोग पूरी कैलकुलेशन कर देते हो और आंसर गलत हो जाता है। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके, जब यहां तक आ ही गए हैं तो थोड़ा और देखो, थोड़ा और यहां से रेजिस्टिविटी अगर आप निकालोगे तो रो हो जाएगा RA/L, RA/L। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ए क्या है एरिया, इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, लेंथ है मीटर हो गया, मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट भी पूछी जा सकती है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हाँ, अब इस रेजिस्टेंस के देखिए जहां से न्यूमेरिकल आता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है ये बताता हूं मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। नाउ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है इधर फिगर देख सकते हैं, अभी मैं आपको डिफाइन भी करूंगा। ठीक है, देखिए सीरीज सर्किट में क्या होता है और पैरेलल सर्किट में क्या होता है मैं बता रहा हूं। सीरीज सर्किट ये रहा हमारा, सीरीज सर्किट में जो करंट फ्लो होगा I,
देखो करंट आया यहां से, यहां पे गया, यहां इस रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगा वो भी आई होगा, इसमें जाएगा वो भी आई होगा, इसमें जाएगा वो भी आई होगा। ये क्या, हाँ करंट के पास एक ही रास्ता है जाने का। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस आर सेम। जो रेजिस्टर होता है अगर उसमें सब जगह करंट सेम हो, अगर करंट सेम हो तो कैसा हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने आई कैप बना दिया, आई होना चाहिए सिर्फ, ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। तो आप लोग पहचानेंगे कैसे, सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन? सिंपल सा बता रहा हूं लॉजिक, बहुत टफ टफ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि ये रहा, ये तीन रेजिस्टेंस ऐसे सीधा लगा हुआ है तो सीरीज में ऐसे नहीं रटना है, सीधा लगा हुआ है ये सीरीज में ऐसे नहीं रटना। अब आपको देख रहा है, ये देखो ये दो रेजिस्टर है, दो रेजिस्टर के बीच में ना कोई तिराहा और चौराहा, तिराहा समझते हो, चौराहा समझते हो, अरे भाई और कोई रास्ता नहीं है यहां से, देयर इज नो जंक्शन। जंक्शन लो इंग्लिश वाले बच्चों, जंक्शन, अगर दो रेजिस्टेंस के बीच में कोई जंक्शन नहीं है ना, इसका मतलब वो जो रेजिस्टर है वो सीरीज में है। इन दोनों के बीच में कोई जंक्शन है क्या, नहीं है जंक्शन, तो इन दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। करंट सेम होगा मतलब ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में, ऐसे याद रखेंगे। तो अगर आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो इफ द करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंसेस आर सेम देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अपने देसी भाषा में अगर दो रेजिस्टेंस के बीच में कोई भी दो तिराहा चौराहा नहीं होगा, इसका मतलब वो सीरीज में है। डन। तो ऐसे पहचाना जाएगा, सीरीज में करंट सेम होता है ना। अच्छा सीरीज पहचान लिया, अब ये देखते हैं पैरेलल कैसे पहचानेंगे। पैरेलल में देखिए एक रहा रेजिस्टर, एक ये दूसरा रेजिस्टर और ये तीसरा रेजिस्टर। अब आपको यहां दिख रहा होगा कि एक के ऊपर एक लगा। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, यहां से करंट आएगा, अब तो करंट सेम नहीं हो सकता ना, अरे देखो ना इसमें इधर चौराहा आ गया, तिराहा, तीन रास्ते आ गए, हाँ इसमें एक करंट जाएगा I1, फिर यहां से करंट आए, अभी भी दो रास्ते, तो यहां पे भी करंट हो जाएगा I2 और इसमें करंट हो जाएगा I3, मतलब तीनों में करंट अलग अलग जा रहा है। तो इसका ये डेफिनेशन नहीं होगा करंट अलग अलग हो गए तो पैरेलल, नहीं नहीं नहीं, बता रहा हूं क्या होगा। आप इसको समझ, यहां पे देखिए टोटल करंट I जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 I2 और I3। पर एक गौर करने की बात है, कैसे पता चलेगा, तो कैसे पता चलेगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पता चलेगा पोटेंशियल डिफरेंस से। मान लीजिए आपने इधर लगा दी एक बैटरी, लगा दी बैटरी, तो इसी बैटरी का मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा, मान लीजिए यहां पे पोटेंशियल है 0, अभी बताया था, तो यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा V, तभी तो डिफरेंस V आएगा, V माइनस हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल आ गया V। तो यहां पे 0 है, यहां पे भी 0 हो जाएगा, यहां पे भी 0 हो जाएगा, यहां पे भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा यहां पे पोटेंशियल होगा V, यहां पे भी हो जाएगा V, यहां पे भी हो जाएगा V, यहां पे भी हो जाएगा V, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल नहीं, कुछ नहीं है ना, कोई एलिमेंट नहीं है, नहीं है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ गया V माइनस 0 V, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ गया V माइनस 0, इसमें आ गया V माइनस 0 V। तो इफ पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से डेफिनेशन निकलेगा, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस आर सेम देन दे आर सेड टू बी पैरेलली कंबाइंड। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस से पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ठीक है भैया। या फिर यहां से याद रखो अगर एक ही जगह से स्टार्ट होगा तीनों रेजिस्टेंस तो भी ये हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, वोल्टेज सीरीज में क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम, इसका भी वोल्टेज V आएगा, इसका भी आएगा V, इसका भी V आएगा। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इसमें करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, I1 I2 और I3 के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। ओके, रेजिस्टेंसेस, अब फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर आप रेजिस्टेंस सीरीज में है जिसमें करंट सेम है तो फॉर्मूला लगेगा आर इक्विवेलेंट निकालने का। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो होता है दैट इज, सीरीज में है तीनों चारों रेजिस्टेंस 5 10 इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सब ऐड हो जाएंगे। अच्छा, और अगर कहीं पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, इफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम, देन व्हाट यू विल से, देन यू विल से दैट
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आप ऐड करेंगे, मतलब 1/R इक्विवेलेंट, यहां पे लिख देता हूं पैरेलल में फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 सो ऑन। ओके, आगे चलते हैं। ओ, रेजिस्टिविटी के बारे में आ गया, मैंने थोड़ा पहले बता दिया था, देख लीजिए, आपके पास स्लाइड आ गई है। तो रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है, बता दिया था, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है मटेरियल पे, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है रेजिस्टिविटी, ना तो एरिया पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस का ये जो फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले बताया था, रो एल अपॉन ए, वो यहां पे आपको बता दिया गया है। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू, या फिर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ, ए इज एरिया। नाउ अब देखिए, जो हमारा सर्किट बनेगा उसमें हम लोग कैसे, हाउ दी एलिमेंट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में एलिमेंट्स को कैसे यूज किया जाएगा, उसके क्या क्या सिंबल होंगे, इधर से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक है, आई थिंक यू विल गेट इट वेरी सून। सबसे पहला जो एलिमेंट है एल, सेल मतलब दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेल को अगर आपको लिखाना है, अरे ये वाला जो हमारा सेल होता है, यहां पे ऐसे डॉट होता है, यहां से एक छोटा सा निकला आता है, इस सेल को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर एक से ज्यादा सेल कंबाइन कर दे, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, तो ये बन जाती है पूरी की पूरी एक बैटरी। क्या बन जाती है? बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल, combination of more than one cell is known as battery। प्लग की अगर आपको स्विच दिखाना है, ये जो स्विच होता है ना, ऑन ऑफ करते हैं, ऑन ऑफ स्विच, अगर आपको ओपन स्विच दिखाना है तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ये हो गया ओपन स्विच। कैसा स्विच? ओपन। और अगर इसी में आप डॉट लगा देंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा क्लोज स्विच का, यहां पे बना हुआ है, देख लीजिएगा। वायर ज्वाइंट, अगर वायर में दो जगह ज्वाइंट करते हो तो ऐसे दिखाओगे, ज्वाइंट वायर, ज्वाइंट। और वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, मतलब अगर मान लो आपने एक वायर बनाया और एक ऊपर वायर इसके ऊपर से जा रहा है, मतलब ये दोनों यहां पे जुड़े नहीं है, तो ये दिखाएगा क्या? व्हाट इट विल रिप्रेजेंट? इट विल रिप्रेजेंट वायर क्रॉसिंग ओवर अनदर वायर। दिस इज द जॉइंट, दिस इज द जॉइंट बिटवीन द टू वायर्स। ओके। इलेक्ट्रिक बल्ब, यस, इलेक्ट्रिक बल्ब जब जब यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सिंबल होगा वो ये सिंबल यूज करिए आप। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये जो सिंबल है ये यूज करेंगे। ये कहीं भी बना हुआ है आपके में तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी बुक में, नोट्स में कहीं बना रखा है, दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे, इस सिंबल से। रेजिस्टेंस तो बताया था पहले ही। अब आगे चलते हैं, इन सब चीजों को रब कर देता हूं मैं, ये सारी चीजें मैं डिटेल में बता रखा हूं, इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं। ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू, अगर आप ये रेजिस्टेंस बना दिया, लेकिन एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू, द रेजिस्टेंस जिसमें रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, दैट इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। और वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐसे मेजर करते हैं, सॉरी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम रियोस्टैट भी होता है। रियोस्टैट, इसका नाम होता है रियोस्टैट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी रिप्रेजेंट। ये रेजिस्टेंस हो गया। वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है, वेरिएबल मतलब ऐसा, ये वेरिएबल, वेरिएबल मतलब इतना पार्ट यूज कर रहे हैं हम लोग। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट का रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद आ गया हमारा दो तीन डिवाइस, दैट इज वोल्ट मीटर, एमीटर। एमीटर, एमीटर ये रहा, राइट, एमीटर। ए से एमीटर, एमीटर का काम होता है, एमीटर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, सॉरी यूज्ड टू मेजर, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं हम लोग एमीटर से। एंड दिस एमीटर का सिंबल ये रहा, सर्कल बनाइए, उसके अंदर ये बना दिए, एंड दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। उसके बाद वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर ये रहा, वी लिख दीजिए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मतलब इट इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज, वोल्टेज बोलेंगे या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर आप पैरेलल, ठीक है,
अगर आप इसको सर्किट में यूज करते हैं, सर्किट में दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्टमीटर को पैरेलल, एमीटर को सीरीज में। फ्यूज आ गया, फ्यूज का सिंबल ये बना रखा है, फ्यूज का जनरली आता नहीं है, ये फ्यूज ऐसे बना दिया, दिस इज द सिंबल ऑफ फ्यूज। ओके, तो दिस आर दी एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट जो आप सर्किट में यूज करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, हीटिंग सॉरी हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब करंट की वजह से अगर कोई चीज हीट हो जाए, हीट एनर्जी कहीं पे आ जाए तो कैसे होगा, देख लेते हैं। ओके, अगर आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे, एक बल्ब देखिए, पहले जमाने में बल्ब होता था पीले कलर का, अभी भी जो CFL या फिर बल्ब होता है, व्हेन इट इज ग्लोइंग, जब वो ग्लो करता है तो आप उसको टच करोगे तो थोड़ा सा गर्म होता है, हीट होता है, उसी को कहते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी इसे कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस लॉ इंप्लीमाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज, ये लॉ हमें बताता है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, हीट, पंखा जब चलता है वो भी गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होता है, बल्ब जल रहा है वो भी गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, आपके घर में फ्रिज होगा, उसके पीछे देखना हीट होता है, तो जब भी कहीं से करंट पास होता है तो वो क्या करता है, हीट एनर्जी बाहर निकालता है, हीट इफेक्ट आता है, दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। ओके, हीटिंग इफेक्ट तो क्या बोल रहा है, हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर, मतलब अगर आप हीट को H से लिखेंगे तो दिस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दिस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट होगा। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब दिस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, करंट का स्क्वायर, मतलब करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से, और I का क्या कर देंगे, स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। इट मींस H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओ, मतलब जो एक कंडक्टर में एक रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू हीट, डिपेंड्स ऑन दिस ऑल फैक्टर्स, रेजिस्टेंस पे, स्क्वायर ऑफ करंट पे और टाइम पे। अगर आप इसी तीनों को कंबाइन करेंगे तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R इंटू T, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R इंटू T, तीनों फैक्टर को कंबाइन कर दिया, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T। ओ थैंक यू वाला स्लाइड आ गया, वेट अभी नहीं जाना। नाउ अब देखिए, अभी मैंने यहां पे बताया, पिछले स्लाइड में अगर मैं देखूं तो बेसिकली यहां पे जो कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई है कि जो करंट की वैल्यू, कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो एक कांस्टेंट आती है। इट मींस यहां से जो हीट करंट प्रोड्यूस होता है करंट की वजह से, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट इज I स्क्वायर R इंटू T, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T हो गया। अच्छा जी, I स्क्वायर R इंटू T हो गया। यही हीट, ये दिस कुछ भी नहीं है, दिस इज एनर्जी। व्हाट इज दिस? दिस इज हीट एनर्जी, दिस इज हीट एनर्जी। ओके, दिस इज एनर्जी, दिस इज टाइम, ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। दिस इज करंट, दिस इज रेजिस्टेंस। तो बेसिकली यही है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इलेक्ट्रिक पावर अगर आप याद करते हैं, क्लास 9th में हमने पावर, वर्क पावर एनर्जी एक चैप्टर था, तो पावर इज डिफाइंड एज, बेसिकली पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन बाय क्या होता है, टाइम। इट इज डिफाइंड एज एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम, और यहां पे बेसिकली हीट भी लिख सकते हैं, हीट एनर्जी बाय टाइम, ओके। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम। तो क्या डिफाइन होता है पावर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ
द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम is known as electrical power. If W be the amount of electrical energy consumed, अगर आप W electrical energy consume कहते हैं energy by time in AC circuit in T seconds, then electric power is defined as, देखो W by T लिख रखा है, work done by time, energy by time, heat by time. अच्छा, W is electrical energy, और electrical energy हम लोग अभी मैंने देखा है, देखो कैसे लिखेंगे, हीट। तो पावर देख लेते हैं जल्दी से, पावर इज इक्वल टू हीट एनर्जी, हीट आया था हमारा I स्क्वायर R इंटू टी डिवाइडेड बाई टाइम टी, डिवाइडेड बाई टाइम टी। ओहो भाई सही तो है, डिवाइडेड बाई टाइम टी, यहां से टी कैंसिल कर दीजिए, यहां से आपको पावर मिल जाएगा। पावर डिफाइन हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में I स्क्वायर R, पावर डिफाइन हो जाता है I स्क्वायर R, सॉरी, पावर डिफाइन होता है I स्क्वायर R। एक मिनट, नाउ तो हमने पढ़ा पावर इज डिफाइंड एज I स्क्वायर R। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू IR। तो अगर आप I को रिप्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा V बाई R, इसका स्क्वायर करिए इनटू R, सो दिस विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बताइए ना क्या होगा, R स्क्वायर, V स्क्वायर बाई R। पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज V स्क्वायर बाई R, पावर इज डिफाइंड एज I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R, एंड पावर को हम लोग लिख सकते हैं, अगर आप यहां पे R को रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, पावर हम डिफाइन कर सकते हैं V इंटू आई से भी। तो बेसिकली पावर का दो फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू IR, पावर इज डिफाइंड एज I स्क्वायर R, भूलिएगा मत, अकॉर्डिंग टू जैसे न्यूमेरिकल आएगा, जो चीज पूछा जाएगा, जो नहीं मालूम है उसी के हिसाब से आप करेंगे, बता दे रहा हूं। और तीसरा जो पावर हो जाएगा दैट विल बी V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R, ओके। और अगर आपसे कहीं पूछ लेता है व्हाट इज हीट एनर्जी, देख लेते हैं ये भी, एनर्जी, हीट एनर्जी पूछता है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछता है कहीं पे, तो आप बोलेंगे क्या, पावर इंटू टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। पावर क्या होता है, पावर होता है VI इंटू टी, पावर होता है I स्क्वायर R इंटू टी, पावर हो जाएगा आपका V स्क्वायर बाई R इंटू टी। कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर निकालने के लिए। क्या बात समझ में आ गई, बोलिए बोलिए बोलिए, यस समझ में आ गई। पावर का ऐसा यूनिट होता है यहां पे वॉट, WATT, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, पढ़ रखा है ना वॉट, WATT। और एनर्जी की यूनिट पूछेगा, हीट एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी की ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा एनर्जी विल बी जूल, ऐसा यूनिट एनर्जी क्या होता है, जूल। तो बेसिकली मैंने आपको सारी चीजें हैं वो डिटेल में बता दी है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पावर से भी क्वेश्चन आता है, पावर से क्वेश्चन आता है, एनर्जी से क्वेश्चन आता है, उसके बाद क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट करें, उसके बाद आता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आता है। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर, जितने भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर डिस्कस करूंगा। टिल देन मैं आपसे एक ही चीज चाहूंगा, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू फॉर बीइंग अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ही होता है जो एक टीचर को इंस्पायर करता है टू कॉन्स्टेंटली वर्क फॉर देयर फ्यूचर। ओके गाइस, देन डोंट सब्सक्राइब, डोंट लाइक, जस्ट जितना पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए सो दैट यू कैन रॉक इन योर बोर्ड एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।